हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरी तरफ से शिवांश ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, यस डैड, आई एम जस्ट अबाउट टू रीच द पुलिस स्टेशन। मृत्युंजय ने सीरियस होकर शिव एकांत से यहाँ से गुस्से में निकला, अगर वहाँ जाकर कुछ तमाशा करे तो संभाल लेना। शिवांश ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। जिसके कॉल कट करने के बाद मृत्युंजय ने सुधांशु से कहा, मुझे साध्वी से बात करनी है। इतना कहकर मृत्युंजय साध्वी के बेडरूम की तरफ चला गया। महक ने ध्रुवी को समझाते हुए कहा, ध्रुवी खुद को संभालो। ध्रुवी ने आंखों में नमी लिए कहा, सब मेरी गलती है, मेरे कर्मों का फल है, मेरे बच्चे को मिल रहा है, सब मेरी गलती है। सुधांशु ने ध्रुवी को डांटा, ध्रुवी बकवास करना बंद करो। ध्रुवी ने अपना सिर नहीं में हिलाकर रोते हुए कहा, नहीं सिद्ध, मैं तुम्हारे और नित्या के बीच में आ गई। अगर तुम दोनों साथ होते। सुधांशु ने ध्रुवी के बात को बीच में काट गुस्से से कहा, गरे मुर्दे उखाड़ना बंद करो। आई लव यू। मैंने नित्या को सिर्फ अपना दोस्त समझा और वो अभी भी वही समझता हूँ, इसलिए बकवास मत करो। हमारी शादी के लिए कोई अच्छा लड़का होगा जो उसे खुश रखेगा, जो उसकी किस्मत में होगा उसे मिलेगा। तुम अपना दिल दुखाना बंद करो, बकवास चीजों को याद मत करो। ध्रुवी सुधांशु के डांट पर सिसक सिसक रोने लगे, जिससे महक ने सुधांशु को शांत करने के लिए कहा और साध्वी के बेडरूम की तरफ चली। वहीं मृत्युंजय जब साध्वी के बेडरूम में आया तब उसने देखा साध्वी हाथ में एक व्हाइट डायरी पकड़े उसमें कुछ लिख रही थी, जिसे देखते हुए मृत्युंजय ने उसके पास आते हुए कहा, क्या कर रही हो आप? साध्वी ने मृत्युंजय की आवाज़ सुन कुछ पर रुक कर सोचा और फिर से डायरी के लिखने, जिसे देख मृत्युंजय ने उसके पीछे खड़े उतर कर, कुछ देर बात कर सकता हूँ आपसे? साध्वी ने डायरी में लिखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ पल अकेले रहना है। मृत्युंजय ने साध्वी के पास, ओके, लेकिन मैं आपसे कुछ पल बात करना चाहता हूँ। साध्वी ने डायरी को बंद कर मृत्युंजय की तरफ पलट कर कहा, फूफू मामू, मैं इस जगह से दूर जाना चाहती हूँ। मृत्युंजय ने अपना सिर नहीं मिला तो, नहीं, फिलहाल आपके घर वालों की जरूरत है। साध्वी ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, नहीं, मुझे फिलहाल सुकून की जरूरत है, अगर यहाँ रही तो मैं मर जाऊंगी। ये कहते हुए साध्वी की आवाज़ में कोई इमोशन नहीं थी, जिसे देख मृत्युंजय ने उसके पास आ उसे सिर को थपथप, यू नो व्हाट, समटाइम रो लेना से दर्द कम हो जाते हैं। साध्वी ने मृत्युंजय का देखा, फूफू मामू, मुझे पूरी जिंदगी इस दर्द को अपने अंदर रखना है। मैं नहीं रोना चाहती, क्योंकि मैं नहीं भूलना चाहती कि मैंने किस तरह उसे ठुकराया था। वो रोया था मेरे सामने, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा था मुझसे कि वो पूरी जिंदगी गुजार लेगा हम दोनों की यादों के समेट कर। और मैंने कहा था, चला जा, मेरी जिंदगी से मुझे छुटकारा चाहिए उससे, लेकिन ये नहीं कहा था कि इतने दूर चला जाए कि दोबारा कभी लौट कर ही ना आए। ये कहते हुए साध्वी एकदम से चुप हो गई। इसका शरीर एक बार फिर कांप रहा था और उसके होंठ कँपा रहे थे, जिसे देखते हुए मृत्युंजय ने साध्वी को थपथपाते हुए, साध्वी, साध्वी, क्या हो रहा है आपको? किसी जिसके छूने पर साध्वी ने उसे देखते हुए, फूफू मामू, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, पता नहीं, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे। ये कहते हुए साध्वी के नाक से खून निकल रहा, जिसे देख मृत्युंजय बुरी तरह घबरा गया। साध्वी को पकड़ते हुए, नाक से खून? आपके नाक से खून बह रहा है? साध्वी ने अपने नाक को छू कर देखा और खून को देखते हुए कहा, मुझे उल्टी आ रही है। इतना कहकर साध्वी मृत्युंजय को दूर करते हुए दौड़ते हुए बाथरूम की, तभी महक वहां आ गए, जिसे देख मृत्युंजय ने उसे जल्दी से बाथरूम की तरफ इशारा कर, तो महक, साध्वी के नाक से खून निकल रहा है, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, तुम जाकर देखो उसे। महक ने सिर हिलाया और जल्दी से बाथरूम की तरफ चली गई और मृत्युंजय ने एक फिजिशियन को रेडी रखने के लिए कहा और कॉल कट कर वहीं महक ने बाथरूम के अंदर से चिल्लाते हुए कहा, मृत्युंजय जल्दी आइए, साध्वी बेहोश हो गई है। जिसकी बात सुन मृत्युंजय दौड़ते हुए बाथरूम के अंदर पहुंचा, जहां साध्वी ने खून की उल्टी की थी और उसके नाक से भी खून निकल रहा था। जिसे देख मृत्युंजय ने जल्दी से साध्वी को अपनी बाहों में उठा लिया, उसे लेकर कमरे से बाहर भागा भी। नीचे खड़े सभी लोग मृत्युंजय को इस तरह साध्वी के बाहों में उठा कर लाता हुआ देख हैरान रह गए। सुधांशु ने जल्दी से आते, क्या हुआ उसे? महक ने रोते अपना सिर नहीं में हिला दिया, पता नहीं, वो उल्टी कर रहे थे। मृत्युंजय ने बाहर की तरफ जाते हुए, यहाँ पर रोने का कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर के पास चलते हैं। जिसकी बात पर सभी जल्दी से बाहर की तरफ भागे। आदर्श ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली और सुधांशु जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। मृत्युंजय महक के साथ बैक सीट पर बैठा और उनकी गाड़ी वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। ध्रुवी ने कांपते हुए हाथों से धैर्य को कॉल मिला दिया, जिसके कॉल करने पर दूसरी तरफ से धैर्य ने कहा, हेलो। ध्रुवी ने रोते हुए कहा, भाई। धैर्य ने दूसरी तरफ से चौंकते हुए, क्या हुआ ध्रुवी, तुम रो क्यों रही हो? ध्रुवी ने रोते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, प्लीज आप आ जाओ। धैर्य ने ध्रुव को शांत करते, ध्रुवी शांत हो जाओ, मैं अभी स्वीडन में हूँ, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक भांजी का ख्याल रखना। ध्रुवी ने ओके कहते हुए कॉल कट कर दिया। नीरू के साथ सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ नैतिक को सीधा जेल में डाल दिया गया था। अभी तक उसे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था, जिस कारण पूरी अकड़ में बैठा हुआ था, जिसे वहां पर बैठे शिवांश ने काफी देर तक देखा और इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इंस्पेक्टर ने शिवांश की बात सुनकर, मिस्टर सारंग इनका ड्रग्स टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये ड्रग्स के नशे में है और एक नशे में धुत इंसान कब क्या करता है किसी को पता ही नहीं होता। एकांश ने अंदर आते हुए कहा, ठीक है पीकर मैं भी आपको गोली मार देती हूँ, फिर मेरा तो कुछ नहीं जाएगा ना। एकांश की बात सुन इंस्पेक्टर ने थोड़ी नाराजगी से कहा, मिस्टर सारंग आप बदतमीजी कर रहे हैं। एकांश ने इंस्पेक्टर के सामने अपना हाथ टेबल पर मारते हुए गुर्रा कर कहा, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ इंस्पेक्टर, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। इस इंसान ने उस आदमी को मार डाला जो मेरी बहन की इज्जत बचा रहा था और आप कह रहे हो कि वो क्या कर रहा है उसको पता भी नहीं। इंस्पेक्टर ने एकांश के गुस्से को देखते हुए थोड़ा घबरा कर उसे देखा, फिर अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, हम केस फाइल कर रहे हैं। एकांश ने आंखें सिकुड़ाते हैं, तो अब तक क्या कर रहे थे। शिवांश ने एकांश के हाथ को पकड़ उसे शांत रहते हुए कुर्सी पर बैठने को कहा, लेकिन एकांश नहीं बैठा और नैतिक के सेल की तरफ चला गया। नैतिक ने एकांश को देख उठकर उसके सामने आकर कहा, ये क्या है, तुम्हारी आंखों में तो उसकी मौत के लिए दर्द नजर आ रहा है। एकांश ने नैतिक को बुरी तरह घूरते हुए, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। नैतिक ने मुस्कुराते हुए, तुम गलत फहमी में हो, देखना मेरे डैड अपने लोगों के साथ आ रहे होंगे, वो भी मेरे जमानत के पेपर लेकर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एकांश ने आंखें सिकराते हुए नैतिक को देखा, तभी वहां पर चित्रांग वकील के साथ आ गया, जिसे देखे एकांश ने चौंकते हुए, चाचू। नैतिक ने एकांश के ध्यान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, देखा कहा था ना तुमसे, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। एकांश ने गुस्से से नैतिक को देखा और चित्रांग की तरफ आते हुए, आपको पता है इसने क्या किया है, साध्वी को किडनैप किया, फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की सिद्धार्थ को। चित्रांग ने एकांश की बात को बीच में काटते हुए, इस मामले से दूर रहो। एकांश ने बिना किसी भाव के चित्रांग को देखा, इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर मेरे पास सबूत है, इसने मेरी बहन को किडनैप किया था, उसके साथ जबरदस्ती की और मेरी बहन को बचाने वाले को मार डाला। चित्रांग ने एकांश की बात में कहा, एकांश मुझसे कहा गया है नैतिक को छुड़ाने के लिए, मैं बस वही कर रहा हूँ। एकांश ने चित्रांग को इग्नोर करते हुए कहा, चावलाज के ठट्ठाओं से मैं करना पसंद नहीं करता, टट्टुओं से बात करना पसंद नहीं करता। चित्रांग ने आंखें से कहा, तुम बेहद बदतमीज हो। एकांश ने चित्रांग की आंखों में आंखें डालकर, काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मैं इस नैतिक चावला को यहीं गोली से भून सकता हूँ और आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, देखना चाहेंगे। ये कहते हुए एकांश ने अपनी गन निकालकर नैतिक के ऊपर तान दिया। ये देख सारे इंस्पेक्टर और नैतिक भी थोड़ा घबरा गए और शिवांश ने एकांश को पकड़ते हुए कहा, अंश। एकांश ने शिवांश को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, अगर इसे कानून ने सजा नहीं दिया तो मैं सजा दूंगा और मेरी अदालत में गुनाह की सजा सिर्फ मौत है। जिसके कलाई को कसकर पकड़ते हुए शिवांश ने गुस्से से कहा, चुप रहो, खुद भी जेल में जाना चाहते हो क्या, कभी तो सोच समझकर काम किया करो। एकांश ने शिवांश के चिल्लाने पर उसे गुस्से से, सोच समझकर काम आप जैसे समझदार करते हैं, मैं नहीं। तभी वहां पर विध्वंस दीपक के साथ भागते हुए अगर एकांश के पास आ उसे पकड़ दिया, तुम मेरे साथ चल। दीपक ने एकांश के हाथ से गन छीन लिया और विध्वंस ने उसे उठाकर बाहर की तरफ ले। जिनके जाने के बाद शिवांश ने चित्रांग से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वो गलत है, आप गलत का साथ दे रहे हो। चित्रांग ने शिवांश की बात का कहा, करण फ्लाइट में है, उसके आने तक मुझे बस ये संभालने के लिए कहा गया है, बाकी मुझे इससे कोई मतलब नहीं। शिवांश ने चित्रांग की बात, अगर आपको कोई मतलब ही नहीं है तो आप उसे छुड़ाने क्यों आए हो। चित्रांग ने जवाब में कहा, क्योंकि उसके फादर के बहुत एहसान है मुझ पर, वो मेरे बचपन का दोस्त है। शिवांश ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, आप एहसान के चलते सही और गलत को भूल गए। आर यू श्योर डैट यू आर ए मेंबर ऑफ सारंग फैमिली। चित्रांग ने शिवांश के घूरते हुए कहा, शिवांश अपनी हद में रहो। शिवांश ने अपना सिर नहीं में हिला दे, नहीं, नैतिक को सजा होगी और जरूर होगी। चित्रांग ने शिवांश को इग्नोर किया। तभी वहां व्यक्त वर्तिका के साथ कुछ पैकेट पकड़े आ गया और इंस्पेक्टर के डेस्क पर रखते हुए कहा, इंस्पेक्टर ये सारे सबूत हैं नैतिक चावला के खिलाफ। इंस्पेक्टर ने पैकेट की तरफ देखा और वर्तिका इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर इसमें वो गन है जिसका इस्तेमाल नैतिक ने सिद्धार्थ को मारने के लिए किया, इंजेक्शन है जो उसने साध्वी की बॉडी को हाफ पैरालाइज करने के लिए लगाया, साध्वी के गले और हाथ में खरोच और काटने के निशान है, जिससे पता चलता है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। क्या इतने सबूत कम है इसे सजा दिलाने के लिए। नैतिक ने वर्तिका को देख चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ पर अपना केस लड़ने आई हो क्या। वर्तिका ने नैतिक की तरफ देखा और उसके सामने आकर कहा, यू नो व्हाट, सारी लड़कियां साध्वी दीदी की तरह शांत नहीं रहती, अगर तुम्हें जेल में चक्की न पिसवाया तो मेरा नाम वर्तिका सारंग नहीं। नैतिक ने वर्तिका को घूरते हुए, जो प्यार में धोखा देती है उनके साथ यही होता है, उसे लगा था वो मेरे साथ खेल जाएगी, लेकिन नहीं, मैं उसे किसी से प्यार करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। वर्तिका ने गुस्से से नैतिक को देखा और चित्रांग के साथ आए वकील ने इंस्पेक्टर के सामने कुछ रिपोर्ट्स रखते गए, इस रिपोर्ट्स के अनुसार नैतिक चावला को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और वो ज़्यादातर अपने साइकेट्रिस्ट के टच में रहते हैं और अभी उनका इलाज चल रहा है, जिसमें साइकेट्रिस्ट ने से ये बात को माना है।
अव्यक्त ने वकील की बात सुनकर वो तो वकील साहब, एक पागल को जेल में नहीं पागल खाने में होना चाहिए। नैतिक ने अव्यक्त पर चिल्लाते हुए, मैं पागल नहीं हूँ, समझा? अव्यक्त ने नैतिक की बात सुनकर, नहीं समझा, बिकॉज आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। ये कहते हुए अव्यक्त ने इंस्पेक्टर से कहा, कोर्ट में मुलाकात होगी। ये कहते हुए अव्यक्त ने एक नज़र नैतिक को देखा और पुलिस स्टेशन से बाहर की तरफ चला गया। नैतिक ने अव्यक्त के जाने के बाद गुस्से से चित्रांग से कहा, अंकल मुझे यहाँ से बाहर निकलिए। चित्रांग ने नैतिक की बात पर कहा, ये तुम्हें उस लड़के को गोली मारने से पहले सोचना चाहिए था। अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर चित्रांग भी वहाँ से चला गया और नैतिक ने अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली। तभी वहीं विध्वंस खुद को छुड़ाते हुए एकांश ने गुस्से से, क्या है? विध्वंस ने उसे नीचे उतार पटकते हुए कहा, शाद भी हॉस्पिटल में है। एकांश ने हैरानी से विध्वंस की तरफ देखते हुए, क्या उसने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की? पीछे से अव्यक्त ने आते हुए कहा, नहीं, उसे वोमिटिंग हो रही है, इसलिए हॉस्पिटल चलो। इतना कहकर अव्यक्त अपनी गाड़ी की तरफ चला गया और सभी वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहीं साध्वी इस वक्त वीआईपी वार्ड में थी। उसे नाक में पाइप लगी हुई थी और उसके हाथों में कैनोला लगा हुआ था। उसके रिपोर्ट्स आनी बाकी थे, जिस कारण ध्रुवी और नीरू उसके साथ वार्ड में थे और बाकी सब लोग बाहर थे। सुधांशु बुरी तरह से परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, जिसे मृत्युंजय शांत कर रहा था। जब डॉक्टर ने उन्हें केबिन में बुलाया, सुधांशु मृत्युंजय के साथ केबिन में आया, जहां डॉक्टर ने रिपोर्ट्स को मृत्युंजय के सामने रखते हुए कहा, वो ब्लड कैंसर के फर्स्ट स्टेज पर है। सुधांशु और मृत्युंजय ने चौंकते हुए डॉक्टर की तरफ। तब डॉक्टर ने आगे कहा, पाईटी स्कैन की रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद मिलेगी। मृत्युंजय ने डॉक्टर के बात सुन कहा, और इसका इलाज है? डॉक्टर ने जवाब में कहा, ये शुरुआती दौर है, हम मेडिसिन से शुरू कर सकते हैं, कीमो की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा, उन्हें एक अच्छे वातावरण की जरूरत है। उनके मेडिसिन, उसके खाने और उनके हेल्थ का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। मृत्युंजय ने अपना सिर हिलाया और सुधांशु की तरफ देखा, जो शौक में बैठा हुआ था। जिसके कंधे पर हाथ रखते मृत्युंजय ने कहा, सुधांशु ने मृत्युंजय की तरफ देखा और कहा, साध्वी को कैंसर है, उसे कैंसर है। मृत्युंजय ने सुधांशु को शांत करते हुए कहा, ये शुरुआती के मलेरिया की तरह समझो, कोई सीरियस नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो, वो ठीक हो जाएगी। सुधांशु ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहते हुए सुधांशु की आंखें नम हो गई, जिसे देख मृत्युंजय ने उसे शांत रहने के लिए कहा और उसे लेकर बाहर की तरफ चलाया। तभी वहां पर एकांश और बाकी सब लोगों के साथ आकर मृत्युंजय को देख उसके पास आकर कहा, डैड, साध्वी। मृत्युंजय ने बीच में कहा, वो ठीक है। एकांश अपना सिर हिलाया और राहत की सांस भरी। तब सुधांशु ने एकांश से पूछा, वो सिद्धार्थ का क्या हुआ? अव्यक्त ने जवाब में कहा, उसके दादाजी हॉस्पिटल में, उन्हें हार्ट अटैक आया है और उसकी लाश को देखकर रावत हवेली गए हैं। सुधांशु ने अव्यक्त की बात सुन कहा, मैं जाना चाहता हूँ, आज उसके कारण मेरी बेटी सही सलामत है। मृत्युंजय ने सुधांशु का साथ देते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन उसे अंतिम विदाई अब रात को नहीं दी जा सकती, इसलिए हम सुबह चलेंगे। सुधांशु ने अपना सिर हिलाया और एकांश ने मन में सोचते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है, कैसे इस नैतिक को रास्ते से हटाऊं? हेडलेस एंजल बनकर नहीं कर सकता, किससे मदद लूं? कौन मेरी मदद करेगा? ये सोचते हुए एकांश ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वहीं दूसरी तरफ रावत हवेली के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें 56 साल का श्वेत लड़खड़ाते हुए निकला और तेज कदमों से अंदर की तरफ चला गया। जब श्वेत लिविंग हॉल में आया, तब देखा हॉल में सिद्धार्थ की लाश पड़ी हुई थी और सामने उसकी फोटो लगी, जिसे देख श्वेत वहीं घुटनों को बल बैठ गया। निवेदिता ने श्वेत को देख रोते हुए उसके पास आकर कहा, मामू भाई। श्वेत निवेदिता की बात सुन बड़बड़ाने लगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? मैं क्या करूँगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए श्वेत की आंखों से आंसू निकलने लगे और सिद्धार्थ के पैरों को पकड़कर रोने लगा, जिसे देख भाव्या ने उसके पास आकर रोते हुए, भाई। श्वेत ने रोते हुए कहा, मैंने इस लड़के से पहले ही कहा मत रहे उस लड़की के पीछे, ये मेरी बात नहीं माना और आज देखो क्या से क्या हो गया। ये कहते हुए श्वेत बुरी तरह रो रहा था। आखिर रोता भी क्यों ना, उसका जवान बेटा अब उसके साथ नहीं रहा। जब अचानक श्वेत का फोन बजा, श्वेत ने पॉकेट से फोन निकालकर रोते हुए देखा। तब आंसुओं के बीच में धुंधली नजर से उसने अपने स्क्रीन पर लिखे नाम को देखा, काई। जिसे नाम को देख श्वेत के माथे पर रोते हुए ठंडे पसीने आ गए। जब कॉल कट हो गई, तब श्वेत बुरी तरह से सीखने लगा। तब एक बार फिर उसके फोन के स्क्रीन जल उठे और वही नाम फिर से फ्लैश होने लगा। श्वेत ने खुद को संभाला और बाहर की तरफ जाते हुए कॉल अटेंड किया। हेलो, तुमने मुझे कॉल? उसकी बात को बीच में काटते हुए दूसरी तरफ से आवाज आई, सिद्धार्थ कहाँ है? श्वेत ने धीरे से सुबकते हुए कहा, कल्याण। वो दूसरी तरफ से कल्याण ने धीरे से कहा, क्या? कल्याण, वो फादर, कैन यू कंप्लीट योर सेंटेंस बिकॉज आई डोंट हैव एनी टाइम टू स्पेयर। श्वेत ने जल्दी से कहा, वो नहीं रहा। दूसरी तरफ कल्याण ने चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द फक आर यू सेइंग? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? यू आर ड्रंक।
इफ़ यस देन आई विल शूट यू ब्लॉडी यूजलेस ट्रासी। श्वेत ने रोते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कल्याणु हमारे बीच नहीं रहा, सिद्धार्थ नहीं रहा, उन लोगों ने मार डाला उसे, मेरे बच्चों को मार डाला उन लोगों ने। ये कहते हुए श्वेत ने महसूस किया कि कॉल कट हो चुका, जिसे देखते हुए श्वेत के माथे पर ठंडे पसीने अगर वो जल्दी से अंदर की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड के इंटरनेशनल वॉलीबॉल कोर्ट में एक लड़का पोलैंड नाम के जर्सी पहने हाथों में फ़ोन पकड़े खड़ा था। उसके माथे की नसें दिखाई दे रही थी और दूसरे हाथ में ट्रॉफी था। जब वहां पर एक 55 साल का आदमी और उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, काय। कल्याण ने बिना उस आदमी की तरफ देखकर कहा, कोच आई नीड सम टाइम ऑफ, आई हैव टू गो टू इंडिया। कोच ने चौंकते हुए कल्याण की तरफ देखा। व्हाट, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, वी आर अबाउट टू हैव आवर सक्सेस पार्टी एंड यू। कल्याण ने कोच की बात बीच में काटते हुए कहा, नो कोच, दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ, बट माई ब्रदर इज गॉन, माई बिगेस्ट सपोर्टर इज नो मोर, दैट्स वाई आई हैव टू गो टू इंडिया। ये कहते हुए कल्याण ने कोच की तरफ अपनी हल्की नारंगी ब्राउन आई से देखा और कोर्ट से बाहर की तरफ चला गया। उसके इस अतरंगी बिहेवियर को देखकर वहाँ सारे पब्लिक कंफ्यूज हो गए और स्क्रीन पर काई रावत नाम फ्लैश होने लगा, जहां वो अपनी बॉलीवुड टीम का कप्तान और एक अनुभवी ब्रिलियंट सेटर था, जिनकी टीम आज तक कोई भी मैच नहीं हारी थी। और आज कल्याण का बहुत बड़ा दिन था, जिसमें उसने 6ठी बार इंटरनेशनल ट्रॉफी को पोलैंड यूरोपियन टीम के नाम किया था और ये उनके लिए किसी जश्न से कम नहीं था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुन